ओके चलो, हर हर महादेव मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करना। सो हम थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। मैंने जो ये प्लेलिस्ट है आपकी रिगार्डिंग रिवीजन की, फाउंडेशन की, इसके अंदर जो मैंने आईआरएफ और इसका रिवीजन आपको दिया था पहले, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, और कल जो पार्टनरशिप का दिया था, मैं प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करके रखा हूँ। एज पर योर कन्वीनियंस आप उसको कभी भी देख सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? हम थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो भी हमारा हो जाए। फिर एक बार सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया कि फिर अपना कंपनी एलएलपी और निगोशिएबल ही रहता है। मैंने जानबूझ के आपको एलएलपी और निगोशिएबल का प्लेलिस्ट नहीं दिया, बिकॉज वो दोनों टॉपिक ओल्ड सिलेबस में अलग थे, नए सिलेबस में टोटली अलग है, और मैं नहीं चाहता कि आपको एलएलपी ओल्ड सिलेबस वाले टॉपिक से रिवाइज किया जाए। तो जो सेम था इसलिए मैंने आपको पार्टनरशिप दे दिया। इज इट वेरी क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से। नाउ वी आर गोइंग फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर मैंने आपको गुड्स का पहले डेफिनेशन समझा दिया था, याद है? बोलो हाँ है ना? गुड्स के डेफिनेशन के बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिलीवरी भी समझा दिया था, एंड एट द सेम टाइम गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट को भी मैंने आपको समझा दिया था। इज इट? बोलो हाँ है ना? चलिए शुरू करते हैं। आज आपके बाकी रिवीजन लेक्चर्स है कि नहीं है? बाकी है ना? इको का है, एमटी सर का होगा ना इसके बाद? अच्छा, उनका 7 बजे, फिर इसके बाद किसका है? विजय सर का है ना? चलेगा। है या नहीं है? क्योंकि उनका भी तबीयत खराब है, वो तो मेरे से 1.5 घंटा ज़्यादा पढ़ा रहे, और मतलब मैं 7 घंटे पे हूँ, वो आदमी फिलहाल 8 साढ़े 8 घंटे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से। लेट्स गो। होगा शायद उनका आज आए तो है वो, सो डोंट नो। ठीक है, हाँ ओके। आज हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ये भी हमने उस दिन देखा था, डिफरेंस याद है सबको? बोलो हाँ है ना? चलो आज हम जाने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ऊपर, पूराधान बोर्ड के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एसेंशियल्स में कुछ चीजें हैं, जैसे सबसे पहले बायर सेलर या 2 लोग होने चाहिए। चीजें सेल के रिगार्डिंग गुड्स वाली ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोले एक बार? से गुड्स। नेक्स्ट चीज, प्राइस आपने डिसाइड करना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में फर्क होता है। मैंने उस दिन आपको जो डेफिनेशन बताया था, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट याद है? गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट के बाद कम्युनिकेशन, फर्दर प्रोसेसिंग, उसके बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है। इज इट वेरी क्लियर? सो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन अलग बात है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अलग बात है। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन में सिर्फ फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में रिस्क, रिवॉर्ड और ओनरशिप सब ट्रांसफर होता है। इज इट वेरी क्लियर? आगे आएगा ही, डोंट वरी। ये चीज होने के बाद में हमने फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कितने टाइप के होते हैं। इसके लिए मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूंगा, ठीक है? थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर ध्यान देना तो समझ में आएगा इमीडिएटली। रेडी? लेट्स गो। एक सेकंड, मैं कमेंट्स खोल दूं। ओके, अब कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते हैं उसको पहले मैं यहां पे समझा दूं। ओके, उसको पहले समझा दूं। आप देख सकते हो कॉलम वाइज, अगर यहां पे आप देखो तो मैंने 2 कॉलम्स किए हैं। सबसे पहला कॉलम है प्राइस के हिसाब से। अगर आप इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस कर रहे हो, क्या कर रहे हो बोले एक बाजू से? इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस या फ्यूचर पेमेंट ऑफ प्राइस कर रहे हो। और अगर आप रो वाइज देखो तो आप इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स ले रहे हो या फ्यूचर डिलीवरी ऑफ गुड्स ले रहे हो। इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट बनता है इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस एंड इमीडिएट डिलीवरी। बोलो हाँ या ना? दूसरा बनता है फ्यूचर पेमेंट ऑफ प्राइस एंड इमीडिएट डिलीवरी। अब हर एक का आप एक एग्जांपल भी देखेंगे, जैसे इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, इमीडिएट डिलीवरी, जिसे हम कैश सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बोले एक बाजू से? कैश सेल। फिर हम देखते हैं फ्यूचर पेमेंट ऑफ प्राइस बट इमीडिएट डिलीवरी, तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल। क्या कहते हैं बोले एक बार? क्रेडिट सेल। क्या आपने गुड्स पहले ले लिए और प्राइस को आप शायद फ्यूचर में कभी तो भी पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जो चीजें नॉर्मली आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदते हो, उसके अंदर आपकी डिलीवरी तो इमीडिएट हो जाती है, पर प्राइस आप फ्यूचर में पे करते हो। बोलो हाँ है ना? जोर से बोलो सुनो। नेक्स्ट, फ्यूचर डिलीवरी के लिए इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस है और फ्यूचर डिलीवरी है। पैसे आप अभी दे रहे हो, पर गुड्स या आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। जैसे जब आप टेलर मेड क्लोथ्स बना लेते हो, कस्टम मेड क्लोथ्स, तो उसमें आप पैसा पहले ही दे देते हो और गुड्स आपको बाद में बना के मिलते हैं, जिनको हम ऑर्डर्ड गुड्स या प्री ऑर्डर गुड्स कहते हैं। या फिर आप स्विगी बोल लो, इमीडिएटली आप पेमेंट प्राइस करते हो, डिलीवरी 1-8 घंटे बाद आता है। महिंद्रा बोल लो, पैसे उसी वक्त दे देते हो, 2-3 दिन बाद डिलीवरी आता है। हाँ है ना? नेक्स्ट वाला फ्यूचर पेमेंट ऑफ प्राइस एंड फ्यूचर डिलीवरीज। इसका एग्जांपल, घर पे अगर आपके पेपर आता होगा, न्यूज़पेपर, तो वो फ्यूचर मतलब आज अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो 30 दिन तक न्यूज़पेपर आएगा, 31वें दिन पे आप पेमेंट करोगे। तो फ्यूचर पेमेंट ऑफ प्राइस, फ्यूचर डिलीवरी, दैट इज
कैश ऑन डिलीवरी, टेलर मेड क्लोथ्स, एग्रीमेंट, या तो फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अगर आपको कुछ डिलीवर हो रहा है तो। ये 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकते हैं और उन्होंने यहाँ पे यही बोले हुए हैं कि भैया इमीडिएट डिलीवरी, फ्यूचर डिलीवरी, इन्हों के ही कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया और ये 4 छोड़ के और कोई कॉम्बिनेशन नॉर्मली नहीं होता। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, एक्चुअल सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। एक्चुअल सेल को हम नॉर्मली क्या कहते हैं बोले, एक बार जो है कैश सेल। एग्रीमेंट टू सेल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला पार्ट कौन सा है, गुड्स, और दूसरा पार्ट कौन सा है बोले एक बार, कंसिडरेशन। ठीक है, सो अगर एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स और कंसिडरेशन में से कोई भी चीज फ्यूचर डेट पे है, कोई भी चीज अगर कौन से डेट पे है, फ्यूचर डेट, तो हम नॉर्मली उसको क्या कहते हैं बोले एक बार, एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि एक्चुअल सेल तो अभी कुछ हो ही नहीं रहा, बोलो हाँ या ना। सो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, जिसके अंदर अब देखो सेम चीज है जो मैंने ऊपर टेबल बनाया था, यही टेबल मैंने नीचे भी बनाया है सेम, कि भैया इमीडिएट पेमेंट कैश सेल, क्रेडिट सेल, प्री ऑर्डर ऑफ द गुड्स वगैरह, या कस्टम ऑफ सेल दैट इज कैश ऑन डिलीवरी वगैरह। इज इट वेरी क्लियर, बोलो हाँ है ना। तो मैं चाहूंगा इसका फोटो खींच के रखिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए इसका फर्क पड़ सकता है, फायदा हो सकता है। गो फॉर इट फास्ट। ओके, डन एवरीबॉडी, बच्चों बोलो हाँ है ना। इसका भी फोटो खींच के रखिए। चलो हो गया सबका, बोलो हाँ है ना। ओके, ये चीज होने के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारा हो चुका है। इसके बाद में हम आगे बढ़ गए थे, हमने अगली चीज देखी थी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड्स या डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड्स। अब बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, छोटा सा चार्ट है, इससे समझ में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है वो 2 पार्ट के ऊपर डिपेंड होता है, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं तो इमूवेबल। अब देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज रिगार्डिंग गुड्स, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए बोले एक बार, मूवेबल। अब मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रॉय हो गई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाली प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। जैसे मैंने आपको घोड़ा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया ना, घोड़ा इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी वेदर इट इज गुड्स, यस और नो। यस, लाइव स्टॉक में माना जाता है, बोलो हाँ है ना। मैंने आपको घोड़ा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, घोड़ा बेचारा मर गया, तो मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड एब इनिशियो है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोले एक बार जो से, वॉइड एब इनिशियो। इज इट वेरी क्लियर, हो हाँ है ना। या तो फिर अगर गुड्स पेरिश भी हो गए तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। सो 2 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉइड होता है। पहला कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के टाइप पे अगर आपका गुड्स सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, या गुड्स पेरिश भी हो गया तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है बोले एक बार जो से, वॉइड। तो नीचे लिखिएगा एक छोटा सा नोट इसके ऊपर, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिकम्स वॉइड, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिकम्स वॉइड the contract of sale becomes void if point number A, subject matter that is goods, subject matter that is goods, subject matter that is केवल एक बार goods is either destroyed, is either destroyed. Point number B, subject matter that is goods is perished, subject matter or goods is perished, subject matter or goods is केवल एक बार उसे perished. Is it very clear guys? जोर से बोलो yes or no. Okay, उसके नीचे अगला हेडिंग डालिएगा ascertainment of the price। ये बहुत सिंपल है, इसको मैं लिखवा के दूं फटाफट, छोटे छोटे पॉइंट्स है। असर्टनमेंट ऑफ प्राइस, मुझे बताओ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्राइस कैसे असर्टन होती है, 3 तरीके है ना, किस तरीके से बोलो। सबसे पहला एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड कर लो, बोलो हाँ है ना। दूसरा क्या, वैल्यूएशन का है, हाँ थर्ड पार्टी वैल्यूएशन को करवा लो, या तो फिर कोई कस्टम ऑलरेडी है, कोर्स ऑफ डीलिंग डिसाइडेड तो एज पर कस्टम, तो लिखेगा
द प्राइस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, द प्राइस अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, the price under contract of sale of goods will be decided in following priority, first, नीचे लिखना first, as decided by contract of sale, as decided by contract of sale. Second कौन सा था? as valuation made by third party और value, as valuation made by third party और value. थर्ड कौन सा था? थर्ड as per the custom और कोर्स ऑफ डीलिंग, एज पर द कस्टम और कोर्स ऑफ डीलिंग. फुल स्टॉप लिखा सबने. फिर उसके बाद में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज कंडीशन एंड वारंटी. सुना है सबने कंडीशन वारंटी? क्या होता है बच्चों कंडीशन मतलब? कंडीशंस एंड वारंटी मतलब, कंडीशन मतलब क्या होता है? कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट, it is essentials of contract. And what is warranty? Collateral. Example? Okay, मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, एक एक वापस देखते. देखो पहले समझा दूं. कंडीशन का मतलब सब जन सुनना, लाइव स्ट्रीम में भी बहुत अच्छे से ध्यान देना. आपको अगर समझ में आए तो मेंशन भी करना. कंडीशन का मतलब होता है सुनेगा बहुत अच्छे से, ऐसी चीज जो उस गुड्स के टाइप से बेसिकली एक्सपेक्टेड है कि ये गुड अगर मैंने खरीदा तो ये तो बेसिकली इतना तो करेगा. फॉर एग्जाम्पल, जब तुम गाड़ी लेते हो, कार, या तो फिर चलो लैपटॉप का एग्जाम्पल लेते हो. जब तुम लैपटॉप लेते हो, ये देखो मैंने यहां पे एग्जाम्पल भी देकर रखा है कॉलमिनार फॉर्म में. जब तुम लैपटॉप लेते हो तो लैपटॉप से तुम्हें बेसिकली क्या एक्सपेक्टेड है कि पहले लैपटॉप शुरू होना चाहिए, सभी सॉफ्टवेयर एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी सॉफ्टवेयर, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ठीक से चलना चाहिए, विंडोज ठीक से चलना चाहिए. बोलो हाँ है ना? तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि इसके ऊपर छोटे मोटे वीडियोस प्ले हो जानी चाहिए, ऑडियो अच्छे से आना चाहिए. बोलो हाँ है ना? और तुम छोटे मोटे रोजमर्रा के काम करते आने चाहिए. बोलो हाँ है ना? अब ये कंडीशन हुआ कि लैपटॉप ऐसे चलना चाहिए, विंडोज चलना चाहिए, छोटे मोटे वीडियो दिखने चाहिए, ऑडियो सुनते आने चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलना चाहिए. कंडीशन हुआ, ये एक बेसिक लैपटॉप से एक्सपेक्टेड है. पर अगर अब तुम एनिमेशन वाले हो, वीडियो एडिटिंग वाले हो, तो तुम्हें हायर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लगेगा. तो तुमने सेलर को बोला कि भाई मेरे को बेसिक लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए, पर उसको इतना मजबूत बना के दे दे कि उस पर एनिमेशन के वीडियोस, हायर ग्राफिक्स वाले वीडियोस बहुत अच्छे से चलने चाहिए, रेंडर होने चाहिए, हायर डेफिनेशन के वीडियोस क्रिएट करते आने चाहिए, तो वीडियो एडिट होते आने चाहिए. अब ये जो तुमने एडिशनल बोला, दिस बिकम्स वारंटी. ये जो आपने एडिशनल डिमांड किया, ये क्या हो गया? वारंटी. अब इसके अंदर देखो कंडीशन क्या है? ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर ये सब ठीक से चलना चाहिए, कंडीशन हो गया. व्हाट इज वारंटी? 8K रिजोल्यूशन, डॉल्बी डिजिटल साउंड, एटमॉस साउंड, ये आपका वारंटी हो गया. अब इसमें अगर कंडीशन ब्रीच हुआ, कभी भी याद रखना कंडीशन ब्रीच होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड. जैसे इसमें ऑडियो वीडियो चला ही नहीं लैपटॉप के अंदर, तो कंडीशन ब्रीच हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड. ऐसे केसेस में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, लॉस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी सकते हो. पर वारंटी ब्रीच हुआ, जैसे 8K आपने लैपटॉप बोला था 8K चाहिए, पर 8K नहीं चला, बेसिक 1080p चल रहा है या 720 पिक्सल चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सिर्फ उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. तो देखो ऊपर लिखा है कंडीशन ब्रीच हो गया, बायलैटरल लिखा है, कंडीशन ब्रीच हुआ, रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, टेक द डैमेजेस. बट वारंटी ब्रीच हुआ मतलब एडिशनल डिमांड अगर ब्रीच हुआ, यू कैन जस्ट क्लेम द डैमेजेस, आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते. और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको आइडिया आएगा. जैसे आपने कार खरीदी, अब बेसिक एक कार से एक्सपेक्टेड क्या है कि नॉर्मल स्पीड पे चलनी चाहिए, गाड़ी रास्ते पे चलनी चाहिए, बीच में बंद नहीं होनी चाहिए, पेट्रोल पे चलनी चाहिए, डीजल पे चलनी चाहिए, एक्सेट्रा. बराबर है? तुमने कार खरीदी, कार से बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या है? चलनी चाहिए, इक्विपमेंट ब्रेक वगैरह सब ठीक चलनी चाहिए, दैट्स इट. बोलो हाँ या ना? लेकिन तुमने उसको बोला
कि मुझे कार चाहिए मोशन सेंसर एडास फीचर ऐड करके, ऑटो पायलट ऑन करके, ठीक है, कि मैं हाथ गियर से हटा दूं तो भी कार अपने आप चलनी चाहिए। ये वारंटी हुआ। बेसिक क्या है, कार चलनी चाहिए कंडीशन हुआ, पर एडास फीचर, ऑटो पायलट, ये क्या हो गया बोले एक बार से वारंटी, एडिशनल चीज। अब अगर कार तुमने फर्स्ट गियर डाला और कार रिवर्स आ गई, तुमने फर्स्ट गियर डालते से ही कार क्या आ गई, रिवर्स, मुझे तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, ब्रीच ऑफ वारंटी है कंडीशन। तो ऐसे केस में तुम कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हो, रिप्यूडिएट। वही अगर तुम्हारा मोशन सेंसर नहीं चला, बैक कैमरा नहीं चला, आर यू अंडरस्टैंडिंग, या एडास नहीं चला, तो ये ब्रीच ऑफ क्या हो गया बोले एक बार से वारंटी। उस केस में आप क्या क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस। इज इट वेरी क्लियर? और एक आधा एग्जांपल, अब जैसे मैंने बेड का एग्जांपल सो कोई बेड लिया, उससे एक्सपेक्टेड क्या है कि सोने लायक होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, उसके अंदर सजीव प्राणी नहीं निकलने चाहिए, बोलो हाँ है ना, और साथ में आप एक्सपेक्ट स्प्रिंग बाउंस वगैरह, ये एडिशनल फीचर है, वारंटी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर तुम बेड के ऊपर सोए और एकदम सजीव प्राणी आजू बाजू में घूमने लग गए, ऑब्वियसली बात है, ब्रीच ऑफ क्या हो गया, कंडीशन। लेकिन तुम्हें एडिशनल फीचर जो चाहिए थे वो नहीं मिले, दैट इज केवल एक बार से ब्रीच ऑफ वारंटी। तो उस केस में आप क्या क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले सुनो। तो ये है कंडीशंस और ये है वारंटी। उसका डिफरेंस भी मैंने दिखा रखा है कि कंडीशन इज स्टिपुलेशन ऑफ एसेंशियल और मेन पर्पस, वारंटी इज स्टिपुलेशन ऑफ कोलैटरल टू द मेन पर्पस, एडिशनल चीज जो आप मेन पर्पस को बोलते हो। जैसे कंडीशन टूटता है तो कॉन्ट्रैक्ट में आप रिप्यूडिएशन कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, वारंटी टूटता है तो सिर्फ डैमेजेस ले सकते हो। ब्रीच ऑफ कंडीशन, देखो ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कंडीशन टूटा मतलब वारंटी भी टूट ही गया ना। सी कार से एक्सपेक्टेड था चलना, अरे चली नहीं तो एडास का क्या करोगे, फिर तो एडास भी खत्म है, फिर तो ऑटो पायलट भी खत्म है, बोलो हाँ है ना। और वही अगर हम वारंटी की बात करें तो ब्रीच ऑफ वारंटी इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। हो सकता है कार चल रही हो, सिर्फ एडास वर्क नहीं कर रहा, तो एडास वर्क नहीं कर रहा इसका मतलब कंडीशन भी खराब है क्या? नहीं, कंडीशन अच्छी है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? इसलिए आप देखना डे टू डे लाइफ में जब भी आप कोई सेकंड हैंड गुड्स वगैरह परचेस करते हो ना, आप भी एक दूसरे को पूछते हो, अगर तुमको कि भैया सेकंड हैंड में फोन है, तुम पूछो फोन की कंडीशन कैसी है। कंडीशन कैसी मतलब बेसिक फीचर चल रहे क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? इसलिए वो वर्ड वहां से आया, कंडीशन कैसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है। कंडीशन अपन पूछते हैं ना, इसकी कंडीशन क्या है। समझो कोई आदमी हॉस्पिटल में भी एडमिट है, तुम पूछते हो कंडीशन क्या है, मतलब बेसिक फीचर तो भी आदमी के वर्क कर रहे क्या। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सो ये चीज आपको आइडिया आना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। चल, ये होने के बाद में कौन से केसेस में कंडीशन इज टू बी कंसिडर्ड एज वारंटी, कौन से केसेस में कंडीशन को ही वारंटी माना जाता है, कंडीशन को ही एडिशनल फीचर माना जाता है, कौन से केसेस में? जैसे आपने सामने वाले ने लैपटॉप दिया आपको, अच्छा लैपटॉप बना के दिया, तुमने बोला कि मेरे को लैपटॉप में वीडियो रेंडरिंग के लिए चाहिए, ग्राफिक्स के लिए चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए। सामने वाला बोला मैं चेंज तो कर दूंगा लैपटॉप के अंदर, तुम्हारे हिसाब से बना दूंगा, पर गारंटी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम बोल रहे हो नहीं चला, चलता, पर मुझे बना के दे। इसका बेस्ट एग्जांपल है कस्टम मेड बाइक्स, ठीक है। तुम और मेनली रॉयल एनफील्ड गाड़ी के ऊपर ही होता है। तुम रॉयल एनफील्ड खरीद के कस्टम मेड बाइक्स के शोरूम में गए, उसको बोला भैया इसको ना मेरे को हार्ले डेविडसन बना दो, बोलो हाँ या ना। वो बोले सर बना तो दूंगा, पर बाद में क्या होगा, मेरी गारंटी नहीं है, बाइक चलेगी नहीं चलेगी। तुम बोलते हो बना भाई, मैं रिस्क ले लेगा, टेंशन मत ले। अब बेसिक आरटीओ के फीचर्स के हिसाब से गाड़ी का कलर और साइलेंसर सेम होना चाहिए, बोलो हाँ है ना। अब उसने साइलेंसर ही पलट दिया कि तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, पूरे चौक को पता चल रहा है। इज इट ब्रीच ऑफ कंडीशन आर टेकन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, कि तुमने ही उसको मुभा देगी मेरे को कंडीशन ही, मेरे को वारंटी से फर्क, मतलब जो फीचर चाहिए वो चाहिए, कंडीशन से मेरे को, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ब्रीच ऑफ वारंटी। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? दूसरा, डिस्काउंट ऑन डिस्प्ले, ठीक है, आईफोन एंड क्लेम डैमेजेस इन केस ऑफ क्या बोले एक बार से डिफेक्ट। अब नॉर्मली अगर आपने देखा होगा तो आईफोन वगैरह अब ऐसा समझ लो कि नॉर्मली डिस्प्ले में रखे हुए जो गुड्स होते हैं, डिस्प्ले में रखे हुए फोन्स वगैरह होते हैं ना, आप शोरूम में जाते हो तो डिस्प्ले में फोन रखे होते हैं। अब आपने फोन खरीदने की कोशिश की, उसने बोला नया फोन ऐसा ऐसा, तुम बोले भैया ये जो डिस्प्ले का फोन है ये सस्ते में दे दो मेरे को, ठीक है। ऐसा कई बार होता है ना कि डिस्प्ले के फोन सस्ते में बेचे जाते हैं। मैंने ऐसा सेम चीज किया था, घर पे मेरे टीवी लेना था, ठीक है। मैं शोरूम में गया, शोरूम में जाने के बाद मैंने बोला मेरे को टीवी चाहिए। वो बोला सर टीवी वगैरह दिखा दिया उसने मेरे को। जब कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी आई, पैसे देने की बारी आई, बोले सर एक प्रॉब्लम है, टीवी में तुमको 4 दिन बाद दूंगा। मैं बोला चाहिए तो आज ही मेरे को, ठीक है, मेरे घर पे फंक्शन है आज, मेरे को दिखाई देना कि घर पे टीवी लगा है मेरे, हाँ है ना। तो बोले नहीं सर टीवी तो नहीं है। तो मैंने उसको बोला फिर एक काम करिए, जो डिस्प्ले में टीवी लगाई ये दे दे, ठीक है, डिस्काउंट भी दे दे, डिस्प्ले का टीवी भी दे दे, क्योंकि ये तूने चलाया है ऑलरेडी, तो डिस्प्ले का टीवी दे दे, मैं रख लूंगा डिस्काउंट के ऊपर।
तो बोले सर पर बाद में कुछ हो गया तो मैं बोला चलेगा, दैट्स माय रिस्क, तू डिस्काउंट दे दे मैं देख लूंगा। अब जब मैंने डिस्प्ले का टीवी उठाया वो भी डिस्काउंट पे, ऐसे सिचुएशन में मैंने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना कि अगर अब टीवी नहीं भी चला तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना है। इज इट वेरी क्लियर? तो आप जब डिस्प्ले पीसेस लेते हो, जैसे जो डेमो इसके लिए आती है ना कार्स टेस्ट ड्राइव के लिए, वो टेस्ट ड्राइव वाली कार भी बेची जाती है, वो 30-40 हज़ार किलोमीटर चली हुई रहती है टेस्ट ड्राइव के अंदर, 10-1 हज़ार किलोमीटर रफली चली रहती है। अगर आप वो डिस्काउंट पे परचेस कर रहे हो तो उस कार्स के ऊपर कंडीशन नहीं आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? उन कार के ऊपर कंडीशन आता है क्या? नहीं। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। नीचे अगला नेक्स्ट वन, मैरिज प्रेजेंटेशन इक्विपमेंट्स नॉन परफॉर्मेंस। ऐसा कंडीशन आप बना रहे हो जो बहुत ही खूंखार है। जैसे आपने कई बार देखा ना कि लोग जब शादी वादी करते हैं तो उनको ना दूल्हा दुल्हन की एंट्री बहुत भारी चाहिए रहती है। अरे बोलो हाँ या ना, कि भैया ऐसे धुआं हुआ बने, उसमें से दूल्हा दुल्हन आए, फिर गाना वाना बजे। देखा होगा आपने यस और नो? उसमें कुछ अजीब अजीब इक्विपमेंट यूज करते हैं। हवा में से दूल्हा दुल्हन को लाते हैं, फिर किधर से ऐसे गाड़ी के ऊपर दूल्हा दुल्हन को लाते हैं, नहीं तो एक ट्रॉली बनाएंगे उसमें लाएंगे, कुछ लोग तो क्रेन से उठा के भी ला लेते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? अब ऐसे केस में तुमने एक ऐसा इक्विपमेंट बना लिया नॉर्मल सा कि ट्रॉली आ रही है, उसके ऊपर दूल्हा दुल्हन इकट्ठा आ रहे हैं। बोलो हाँ है ना? तो जब तुम इवेंट मैनेजर को बोलोगे ना ये ट्रॉली आ रही है इसका क्या, उसको पूछो क्या गारंटी है ये चीज का, बोलेगा नहीं सर गारंटी नहीं है, बंद भी पड़ सकता है। मतलब बेसिक जो ट्रॉली जिस चीज के लिए बनी है वही नहीं चल रही। दैट इज ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना? ये चीज को आपने याद रखना। ठीक है, सबसे आखिरी, where the fulfillment of any condition or warranty is excused by the law itself, कि कंडीशन और वारंटी का फुलफिलमेंट ही लॉ ने एक्सक्यूज करके रखा है। जैसे सिगरेट, तो अब सिगरेट नॉर्मली जो पीता है बेसिकली, तो आपने देखा होगा उसके अंदर क्या कंडीशन क्या वारंटी। आप कोई भी फूड प्रोडक्ट जब खाते हो तो फूड प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेड है, ये आपको हेल्दी रखे। व्हाट अबाउट सिगरेट? फूड प्रोडक्ट की बेसिक कंडीशन क्या है? इट शॉल कीप यू हेल्दी। सिगरेट में वो कंडीशन ही नहीं है। द ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सुनो, जोर से बोलो हाँ है ना? ये चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ द इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी कहां कहां एग्जिस्ट करता है और इंप्लाइड कंडीशन क्या होता है? सबसे पहला, कंडीशन एज टू टाइटल। नॉर्मली जब आप किसी से गुड्स परचेस करते हो तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहता है ये गुड्स सामने वाले के ओनरशिप में है या एटलीस्ट सामने वाले को पावर है इसको बेचने का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमसे फोन खरीदा, क्या मैं ये अज्यूम करूंगा तुमने चुरा के लाया है? ऑफ कोर्स नॉट, हाँ है ना? तो एक बेसिक कंडीशन होता है कंडीशन एज टू टाइटल। तो नीचे हेडिंग डालिएगा, ये इसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा अपने को, लिखेगा इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, the basic implied condition is the seller have a title of goods. Basic implied condition is seller have title of goods. Seller have title of goods or at least authority to sell the goods. Or at least authority to sell the goods. Full stop. Point number 2. Point number 2. In case of sale by description, in case of sale by description, there is implied condition. That goods matches the description. There is implied condition that goods matches the description. गुड्स मैचेस केवल एक बाजू से डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, आपको अगर डिस्क्रिप्शन से कोई प्रॉपर्टी बेचा गया, कुछ भी बेचा गया, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि गुड्स डिस्क्रिप्शन को मैच करे। बोलो हाँ है ना?
फॉर एग्जाम्पल प्री बुकिंग ऑफ कार्स। अभी आपने देखा होगा नया कार लॉन्च किया महिंद्रा ने, थार रॉक्स। अब थार रॉक्स का किसी ने एक मॉडल भी देखा नहीं है, बट फिर भी ऐसा कहते हैं 15 मिनट के अंदर उसके सारी बुकिंग फुल हो गए। तो इतने सारे लोगों ने जो थार रॉक्स बुक किया, कौन से भरोसे पे बुक किया? डिस्क्रिप्शन, उसके जो फीचर डिस्क्राइब किए थे उसके भरोसे पे बुक किया। बोलो हाँ या ना। अब अगर ये जो डिस्क्राइब किए हुए फीचर्स है, इसमें से कोई भी फीचर अगर नहीं रहा, तो मुझे बताओ क्या ये ब्रीच ऑफ कंडीशन थोड़ा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यस, इज इट वेरी क्लियर? जैसे उसके अंदर बोला रहा है कि भाई 4x4 व्हील ड्राइव है। 4x4 व्हील ड्राइव, जिनको नहीं पता बोल दूं कि चारों के चारों व्हील्स को इंजन पावर करता है, मतलब चारों व्हील्स इंजन पावर्ड रहते हैं। हालांकि नॉर्मल कार के अंदर 4 में से सिर्फ 2 ही व्हील्स पावर्ड रहते हैं, बचे हुए 2 व्हील्स सिर्फ उसको सपोर्ट करते हैं, पर इसमें चारों व्हील इंजन पावर्ड रहते हैं, मतलब चारों व्हील रोटेट होते हैं बेसिकली। ठीक है, बाकी कार्स के अंदर 2 ही व्हील रोटेट होते हैं, वो बचे हुए व्हील्स को संभाल लेते हैं। ऐसा वाला सिचुएशन इज इट, जैसे मोटर बाइक में होता है। मोटर बाइक में पावर आपके पीछे के व्हील को जाती है, सामने वाला व्हील तो सिर्फ डायरेक्शंस के लिए होता है। इज इट? बोलो हाँ है ना। उस प्रकार अब उसमें बोला है अगर 4x4 व्हील गाड़ी है थार रॉक्स, बेसिक मॉडल भी 4x4 है, तो हमारी बेसिक कंडीशन ये हो गई कि 4x4 ड्राइवन होना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आ रहा है पक्का? हाँ या ना। नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 3, इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल, in case of cell by sample, in case of cell by sample, it is expected it is expected that goods shall correspond or match with the sample. It is expected that goods shall correspond or match with the sample. Which shall correspond or match with the sample. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले में लगे हुए एग्जाम्पल चाहिए तो लिख के रखो, डिस्प्लेड फोन्स, डिस्प्लेड कार्स एक्सेट्रा। डिस्प्लेड फोन, डिस्प्लेड कार एक्सेट्रा। लिखा सबने? नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, सैंपल जब आपको दिखाया जाता है तो गुड सैंपल को मैच होनी चाहिए ना, नहीं तो तुमने टेस्ट ड्राइव कार दिया तुमको फेरारी, ठीक है, और जब खरीदने गए निकला ऑल्टो। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? नीचे नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड एज टू सम क्वालिटी और फिटनेस, व्हेन गुड्स आर सोल्ड सम क्वालिटी और फिटनेस, some quality or fitness, it is implied condition, it is implied condition that they matches quality, that they matches such a quality standards, that they matches such a quality standards. लिख लिया सबने? जोर से बोलो सुनो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, जब कोई गुड्स बेसिक क्वालिटी फिटनेस के ऊपर बेचे जाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था क्रॉक्स। क्रॉक्स पता है? क्रॉक्स, क्रॉक्स पहनते होंगे ना? हाँ है ना? अरे क्रॉक्स सैंडल, ओके। अगर आप देखो तो क्रॉक्स सैंडल का स्टार्टिंग रेंज प्राइस 2-3-1 हज़ार रुपए से ऊपर होता है। एंड क्रॉक्स वाला अगर आपने यूज भी कर रहे पर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको शायद पता रहेगा कि क्रॉक्स जो सैंडल है उसके अंदर जो बेसिक पीयू मटेरियल यूज होता है वो बेसिकली क्रॉक्स कंपनी से सर्टिफाइड पीयू मटेरियल आता है, और वो गारंटी लेते हैं कि अगर जब तक आप फिजिकली इस क्रॉक्स को जलाते नहीं या काटते नहीं तब तक के सैंडल का मटेरियल ऐसा का ऐसा रहेगा। कोर मटेरियल 80% तक ऐसा रहेगा, मतलब 80% तक ये चीज हो सकता है, पर 3-4 साल बाद आपको इसको वो भी तकलीफ वाला सिचुएशन नहीं रहेगा। तो वो जो मटेरियल है वो क्रॉक्स का सर्टिफाइड मटेरियल है, और सारी क्रॉक्स उसी मटेरियल से बनती है। इसलिए आपने देखना क्रॉक्स आप पहनो, कितनी भी पहनो, कैसी भी रगड़ो, बट 2-3 साल तक आराम से चल जाएगी। ठीक है? अब ये उनका बेसिक कंडीशन हो गया, माय मिस्टेक। अब ये उनका क्या हो गया बोले एक बार जैसे बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब क्रॉक्स में ये टाइप का मटेरियल यूज होगा ही होगा। अब ऐसा पहले ऑडी में हुआ करता था, अब होता है क्या मुझे नहीं पता। ऑडी में ऐसा कहा जाता था, ऑडी ने खुद के बीच में सेफ्टी के ऊपर जब बहुत सारे इश्यूज हुए थे तो ऑडी के ऊपर जब क्वेश्चन उठा था कि सेफ्टी ठीक है कि नहीं है, बहुत पहले की बात है, तो ऑडी ने उसके ऊपर एक कंडीशन डाल दिया था कि अगर हमारी ऑडी आप यूज कर रहे हो और कभी आपने ऑडी ठोक दी और उस केस में ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम या एयर बैग्स
ये चीजें अगर वर्क नहीं हुई आपके एक्सीडेंट के वक्त, तो ऐसे केसेस में हम आपको नेक्स्ट ग्रेड का ऑडी फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट कर देंगे। आपको नेक्स्ट लेवल का ऑडी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपने ऑडी A4 उठाया, वो ठोक दी, और उसमें अगर बेसिक सेफ्टी फीचर वर्क नहीं किया जैसे एयरबैग्स वगैरह, तो ऑडी A6 आपको गिफ्ट दे देंगे वो। ठीक है। नाउ जब आप ऐसी कोई कार खरीदते हो जिसके अंदर ऐसा कोई सिचुएशन बोला है, तो फिर बेसिक कंडीशन ऐसा होता है कि सेफ्टी फीचर वर्क करनी चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? जो आपको डिस्क्राइब किया, पर अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे खरीद के ठोक मत देना। इज इट वेरी क्लियर? लेट्स गो नेक्स्ट। अगला वाला लिखना, नेक्स्ट पॉइंट। द बेसिक कंडीशन एज टू द गुड्स इज, द बेसिक कंडीशन एज टू द गुड्स इज द गुड शुड बी wholesome. द गुड्स शुड बी wholesome. क्या आपके गुड्स wholesome होने चाहिए? wholesome का मतलब क्या है? आपके गुड्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी आप कोई चीज परचेस करते हो तो आपको एक्सपेक्टेड है कि ये चीज कंप्लीट मिली होगी। मुझे बताओ, जब तुमने कोई फोन परचेस किया होगा, क्या तुम ये अज्यूम करके आए होंगे इसमें से कैमरा गायब होगा? अरे बोलो हाँ है ना, रैम गायब होगा, हो सकता है स्क्रीन का डिस्प्ले आधा ही अच्छा आधा ही बुरा दिया हो, ऐसा तो नहीं करते। व्हेन यू परचेस अ थिंग यू कंसीडर दैट कि ये wholesome चीज है। कैसी चीज है? wholesome मतलब कंप्लीट है। इज इट वेरी क्लियर? चलो, सो यहां पे इंप्लाइड कंडीशंस कंप्लीट हुए। नीचे हेडिंग डालना इंप्लाइड वारंटीज। implied warranties, implied warranties, उसके अंदर लिखना implied warranties में पॉइंट नंबर 1, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। अनडिस्टर्ब पोजेशन मतलब कि गुड्स आपने खरीद लिए तो वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। इज इट? बोलो हाँ है ना, कि आपके पोजीशन को कोई भी डिस्टर्ब कर नहीं सकता। आपने गुड्स खरीदे, पोजीशन में आपके रहेंगे, यू कैन एंजॉय द पोजीशन। ठीक है। दूसरा, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ चार्ज और एनकम्बरेंस। Warranty as to non-existence of a charge or encumbrance. What is encumbrance, guys? Charge और या encumbrance मतलब जिसके ऊपर कोई अनपेड चार्जेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम ज्वेलरी शॉप में गए और तुमने एक नेकलेस खरीद लिया। नेकलेस खरीदने के बाद पता चला ये तो नेकलेस किसी और ने गिरवी रखा हुआ था, जिसके ऊपर लोन चल रहा है किसी और का। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा बेसिक एक्सपेक्टेशन होगा क्या आपका? नहीं। बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या कि ये फ्री ऑफ चार्ज है, मैंने खरीदा, मैंने पैसे दिए, मेरा है। ऐसे लोन के साथ में कोई नेकलेस कैसा लगेगा? हाँ है ना। तो मंगलसूत्र बांधेंगे, लोन बांधेंगे। हाँ। नेक्स्ट वन, तीसरा, वारंटी एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। वारंटी एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। Warranty as to disclosure of dangerous nature of goods. Warranty as to disclosure of dangerous nature of goods. मुझे बताओ, परफ्यूम लगाते हो? अरे हाँ है ना, उसके ऊपर इनफ्लेमेबल का साइन होता है। बोलो हाँ है ना। बचपन में तुमने एक प्रयोग भी किया होगा हाँ ना, कि ऐसे माचिस की तीली भड़का के उसके ऊपर ड्रैगन। उसमें भी एक और प्रयोग किया होगा, तुमने नहीं किया होगा तो बता दा। ऐसे डीओ लेने का या कुछ भी, जमीन के ऊपर ऐसे सर्कल मारने का, गोल 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 लाइट बंद करने का, आग लगाने का, मस्त रिंग बनता है। प्लीज ट्राई दिस एट होम। ठीक है तो ये चीज करने का तो आपको पता चलेगा। मेरे बच्चे को मेरे को करके दिखाना है एक आध दिन सॉरी। सो ये चीज को आपने याद रखना। दूसरी बात, लड़कियां कॉस्मेटिक्स यूज करती है नहीं तो ऐसे बोल रहे बाप अरे बाप मतलब मुंह सफेद झूठ मुंह पे नहीं करते सर। सो अगर तुम कॉस्मेटिक्स यूज करते हो तो कॉस्मेटिक्स के ऊपर लिखा रहता है नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन, कि आप इसको खा नहीं सकते। पता चला लिपस्टिक लगाते लगाते आम, दिस इज हाउ इट डजंट वर्क ना, यस और नो। तो नीचे वारंटी हैज टू डिस्क्लोजर नेचर डेंजरस नेचर ऑफ कब बाजू से गुड्स। नेक्स्ट वाला, अगला नेक्स्ट पॉइंट, वारंटी हैज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ ट्रेड।
वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ ट्रेड। वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ ट्रेड लिखा सबने, बोलो हाँ है ना। चलो यहाँ पे आपके इंप्लाइड वारंटीज होते हैं क्या बोले, एक बार से खत्म। नेक्स्ट है कैविएट एम्प्टोर। याद है कैविएट एम्प्टोर क्या है? लेट द बायर बी अवेयर, कि बायर ने खुद ने गुड्स के बारे में अवेयर हो जाना चाहिए। आपके पास मैंने कैविएट एम्प्टोर का राइटअप दिया होगा कुछ पॉइंट्स का, कि कैविएट एम्प्टोर मतलब क्या है। 1 मिनट में दूंगा, इसको रीड कर ले, जिनके पास नहीं है वो बोर्ड के ऊपर से रीड कर ले। गो फॉर इट फास्ट, फिर उसके बाद हम एक्सेप्शन पे जाते हैं। चलो रीड किया सबने, बोलो हाँ है ना। ओके, कैविएट एम्प्टोर का बेसिक मतलब होता है कि जब गुड्स बायर के सामने इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है तो बायर ने इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए, पर इसके कुछ बेसिक कंडीशन है। सबसे पहला, गुड्स इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, गुड्स ऐसा होना चाहिए कि बेसिक इंस्पेक्शन से उसके डिफेक्ट्स भी समझ में आए। जैसे सब्जी वगैरह, सब्जी आप जब खरीदते हो तो सब्जी को ऊपर नीचे से देख के समझ आ सकता है कि सब्जी सही है या गलत है। इज इट वेरी क्लियर? तो गुड्स, अब मुझे बताओ, जब तुम मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल घुमा के देख के समझ सकते हो कि अंदर रैम है या नहीं है? समझ में आएगा कि 2-4 पुर्जे है या नहीं, पता चलेगा क्या? कार खरीदते हो तो घुमा फिरा के देख के समझ में सकता है क्या कितने मैकेनिकल पावर वगैरह? नहीं। तो पहले तो गुड्स इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा, गुड्स इंस्पेक्टेबल होने चाहिए। कैसे होनी चाहिए? इंस्पेक्टेबल, कि देख के पता चले गलत है या सही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना। तीसरी चीज, बायर को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए प्रॉपर इंस्पेक्शन का। इज इट वेरी क्लियर? अगर ये कंडीशंस आपको पता है, ये तीनों चीजें कंप्लाई होती है तो कैविएट एम्प्टोर वैलिड है। अगर ये नहीं कंप्लाई होती है तो कैविएट एम्प्टोर वैलिड नहीं है। जैसे इंस्पेक्शन के लिए गुड्स ही अवेलेबल नहीं है, या तो फिर गुड्स इंस्पेक्टेबल ही नहीं है, या तो फिर बायर को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया इंस्पेक्शन का। गुड्स भी थे, इंस्पेक्टेबल भी थे, पर बायर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला चेक करने का। इज इट वेरी क्लियर? तो कैविएट एम्प्टोर वर्क करेगा क्या? नहीं। वो छोड़ के भी कैविएट एम्प्टोर के कुछ एग्जांपल्स है, एक्सेप्शंस है। जैसे वेयर द गुड्स आर डिमांडेड बाय द बायर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। बायर ने गुड्स पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिमांड किए हैं और वो सेलर के स्किल के ऊपर डिपेंड रहता है कि सेलर उसको गुड्स बना के दे देगा बहुत अच्छे से, तो कैविएट एम्प्टोर अप्लीकेबल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने एक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप असेंबली करवा के मंगवाया कि भैया मुझे 16 GB रैम चाहिए, मुझे 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, मुझे 4K डिस्प्ले चाहिए, मुझे प्रोसेसर इंटेल i9 प्रोसेसर चाहिए और मुझे भाई तू ये बना के दे दे। ये तुमने मांगा। अब तुम सामने वाले के स्किल के ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि वो लैपटॉप में ये सब चीज़ें लगाए। अगर उसने नहीं लगाया तो मुझे बताओ, तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो या नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हो, मतलब कैविएट एम्प्टोर नहीं लगा। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। तो जब आप स्केलर के स्किल के ऊपर डिपेंड हो तो कैविएट एम्प्टोर नहीं लगता। जैसे दूसरा एग्जांपल, होटल में खाना खाने के लिए गए। होटल में खाना खाने के लिए तुमने पाव भाजी ऑर्डर किया। अब इसमें पाव भाजी में जो बेसिक प्रोसीजर फॉलो होनी चाहिए कि सब भाजी सब्जियां आनी चाहिए, मैश होनी चाहिए, पोटैटो टोमेटो सब यूज करना चाहिए, तेल अच्छा यूज करना चाहिए, अच्छे मसाले यूज करना चाहिए, फिर खाना बनाना चाहिए, ठीक है, बेसिक हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ये भी तुम सेलर के स्किल और जजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। बोलो हाँ या ना। पूरे फूड प्रोडक्ट जो बाहर से तुम खाते हो वो सबके सब सेलर स्किल और जजमेंट के ऊपर ही डिपेंड है। तो ऐसे केस में कैविएट एम्प्टोर लग पाएगा क्या? नहीं। अगर कभी तुम खाना खाते खाते उसमें सजीव प्राणी बाहर आ गया तो मुझे एक बात बताओ, कैविएट एम्प्टोर अप्लीकेबल होगा? नहीं। तुम रिफंड मांगोगे या नहीं मांगोगे? यस। नीचे दूसरा, वेयर द गुड्स आर परचेज आर अंडर अ पेटेंट नेम और ब्रांड नेम देन नो इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड शुड बी फिट वगैरह। अगर तुम स्पेसिफिक पेटेंट या ब्रांड नेम वाले गुड्स परचेस कर रहे हो तो उस केस में कैविएट एम्प्टोर नहीं लगता।
तुम अज्यूम कर सकते हो कि ये चीज इसी टाइप की होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब फोन खरीदे हो, फोन के ऊपर लिखा है सैमसंग अल्ट्रा 24 S20 अल्ट्रा 24 की हाईएस्ट कैमरा इन द वर्ल्ड, ऐसा लिखा है कि जो किधर भी जूम कर सकता है, तो खरीदने के बाद वो होना भी चाहिए। अगर जोर से बोलो सुनो, और अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली कैविटी टेम्पटोर लगेगा क्या? नहीं। इज इट वेरी क्लियर? उस केस में आप कंपेंसेशन मांग सकते हो क्योंकि यू परचेज्ड गुड्स अंडर ब्रांड नेम। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना। जैसे मैं आपको बोलूं डिकैथलॉन सुना होगा आपने, डेकेथलॉन, सुनो, डेकेथलॉन के अंदर अगर आपने देखा होगा तो सभी स्पोर्ट्स मटेरियल मिलते हैं, और मेनली डेकेथलॉन में जो टेंट्स, कैंपिंग के जो टेंट्स मिलते हैं और इक्विपमेंट मिलते हैं वो सब वाटरप्रूफ क्लेम करते हैं। वो बोलते हैं कि इसके अंदर से एक बूंद पानी भी नहीं झरेगा, अगर पूरे बारिश में भी टेंट लगाओगे तो भी तुम एकदम सूखे रहोगे। इज इट वेरी क्लियर? पूरा वाटर रिपेलेंट, टोटल वाटर बाउंसिंग, समझ ठीक है। अब ऐसे केस में तुमने डेकेथलॉन से टेंट लिया और तुमने, वो ब्रांड ही फेमस है इसके लिए कि जिस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए तुम चीजें ले रहे हो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो जस्टिफाई कर लेगा। तो अगर तुमने टेंट लिया और तुम जब टेंट में सो रहे थे पानी ऊपर से एकदम झरना शुरू हो गया बहुत अच्छे से, तो मुझे एक बात बताओ, कैविटी टेम्पटोर अप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, बिकॉज यू हैड नो मीन टू फाइंड आउट कि इसमें से पानी झरेगा या नहीं। इज इट वेरी क्लियर? यू डिपेंडेंट ऑन द ब्रांड नेम। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट वन। अच्छा, जैसे एक और चीज, जेम स्टोन्स, हॉलमार्क। जब आप हीरा परचेस करते हो या कोई खड़ा वगैरह परचेस करते हो, तो जब आप परचेस करते हो आपको देख के समझ में आता है कितने कैरेट है, क्या वैल्यू होना चाहिए। सोना परचेस करते हो, बताओ 18 कैरेट सोना और 24 कैरेट सोने के बीच का डिफरेंस किसी को नहीं पता। तुम डिपेंड करते हो हॉल मार्किंग पे। बोलो हाँ या ना। हॉल मार्किंग पे डिपेंड करते हो। अब समझो हॉल मार्किंग 24 कैरेट का है, पर बाद में टेस्ट करने पे वो 18 कैरेट ही निकला, मुझे बताओ कैविटी टेम्पटोर लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि यू परचेस्ड इट अंडर द ब्रांड नेम एंड द हॉल मार्किंग। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला, बाय डिस्क्रिप्शन और गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। जैसे सॉफ्टवेयर्स आप डिस्क्रिप्शन से सोल्ड करते हो, उसमें कैविटी टेम्पटोर नहीं लगता। प्री बुकिंग में जो फोन परचेस करोगे, थार रॉक्स जो आपने प्री बुकिंग में परचेस की, कैविटी टेम्पटोर कैसा लगेगा? गुड्स ही सामने नहीं थे, गुड्स ही सामने नहीं है, तो इंस्पेक्ट कैसे करेंगे भाई? नेक्स्ट, द गुड्स व्हिच सेलर्स हु डील्स इन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन इज इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। कोई स्पेसिफिक सेलर है, वो गुड्स, उसी गुड्स को बनाने के लिए फेमस है। फॉर एग्जाम्पल दिलीप छाबरा, अवंती करके गाड़ी है, डीसी अवंती। अब वो डीसी दिलीप छाबरा ही है ना। दिलीप छाबरा इज फेमस फॉर क्रिएटिंग कस्टम मेड कार्स। पूरे इंडिया में वो मैंने तो इकलौता सुना है जो वो कार बनाता है। अब तुमने दिलीप छाबरा से गाड़ी ऑर्डर किया तो ऑब्वियसली इट इज बेसिक एक्सपेक्टेशन कि वो आदमी कस्टम मेड कार में ही डील करता है। नहीं तो तुमने अब दिलीप छाबरा से मंगवाया कि भाई मेरे को ना तू एक मस्त कस्टम मेड लेट्स से लैंड रोवर बना के दे, उसने शोरूम से उठाई और तुमको दे दी, उसमें क्या कस्टम है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कैविटी टेम्पटोर अप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, आप कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट वन, अगला, गुड्स बॉट बाय द सैंपल। अगर आप सैंपल बेसिस पे गुड्स ले रहे हो, अब तुम्हारे साथ ये हुआ नहीं हुआ पता नहीं, मेरे साथ तो होता था। बचपन में डैड जब कोई भी राइस गेहूं वगैरह लेने जाते थे तो मेरे को साथ में लेके जाते थे, और ऐसे बड़े गोदाम में जाते थे, और फिर उनके पास जो सेलर रहता था उसके पास वो एक चाकू रहता है, ऐसे मार के उसमें से ग्रीन निकालता है और दिखाता है कि देखो। फिर उसको सूंघते थे, टेक्सचर चेक करते थे उसका कि कैसे है, थोड़ा खा के देखते थे कि अच्छे है या नहीं है। बोलो हाँ है ना। अब तुम जब गेहूं या राइस खरीदते हो तो तुम पूरा का पूरा बोरा खोल के देखते हो एक एक दाना कि हर एक दाना अच्छा है क्या। यू टेक, मुट्ठी भर जितना गेहूं आए उसको चेक कर लेते हो, अच्छा लगा पूरा का पूरा सैक परचेस करते हो। इस केस में कैविटी टेम्पटोर नहीं लगता। कैसे? जैसे तुमने सैंपल चेक किया, सैंपल अच्छा लगा इसलिए सैक ला लिया, जो सैक लाया उसमें से आधा पूरा का पूरा कचरे से भरा था। हाउ कैन यू अप्लाई कैविटी टेम्पटोर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि आपने सैंपल चेक किया है। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वाला, व्हेन implied warranty and the condition as to quality and fitness of a particular thing। जैसे मैंने ज्वेलरी वाला बताया आइटम कि implied warranty condition है, हॉल मार्किंग है मतलब सही वाला है, जेमस्टोन है सही वाला है। उसके बाद में अगर कोई सेलर ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है तो कैविटी टेम्पटोर नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको चीट कर रहा है। इज इट वेरी क्लियर? इतने केसेस में कैविटी टेम्पटोर अप्लीकेबल नहीं होता। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो सुनो। मैंने इसका एक्सेप्शन का लिस्ट भी लिखवा के दिया होगा, एक बार चेक कर लीजिए और पढ़ लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिया होगा ना, ये वाला, सी दिस, ये पूरा का पूरा। किसी को चाहिए तो फोटो खींच लो इसका, सेम ही चीजें लिखी है। लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है क्या बच्चों? प्लीज बोलिए, कंफर्म कीजिए। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है क्या? प्लीज बताइएगा, फोटो खींच लो चाहिए तो।
मिस रिप्रेजेंटेशन में डैमेज मिलेगा जरूर बेटा ऋषि। कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ लीजिए लाइव स्ट्रीम में। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जब रिवीजन खत्म हो जाएगा उस दिन ले लेंगे अपन, डोंट वरी। ठीक है, चलो हो गया बच्चों सबका, एवरीबडी यस और नो। ये होने के बाद में अब बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट। ठीक है, ये होने के बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स ये हो गया है अपना, ये अपन डे 1 पे ही देखे, बोलो हाँ या ना। अच्छा ये इसके फोटो भी खींच लिया आपने, बोलो हाँ या ना। चलो राइट, उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ टाइटल। हाँ, अब है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय गुड्स। गुड्स का टाइटल कौन कौन ट्रांसफर कर सकता है सेलर छोड़ के? तो देखो कितने लोग गुड्स का ट्रांसफर ऑफ टाइटल कर सकते हैं। हालांकि ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है काय में, सेल बाय नॉन ओनर, ठीक है, या ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बाय नॉन ओनर, याद आया? ये चीज आपको पता होगी। चलो एक एक देखते हैं कि नॉन ओनर कौन कौन से केसेस में गुड सेल कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला बाय एजेंट। मुझे बताओ प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट सेल कर सकता है क्या? जोर से बोलो सर नो। पर एजेंट ओनर होता है क्या? नहीं। दूसरा ज्वाइंट ओनर, मुझे बताओ ज्वाइंट ओनर में से किसी के भी पास राइट है कि वो गुड्स को सेल कर दे, बोलो सर नो। पर वो पूरे तरीके से ओनर है क्या? नहीं। तीसरा अ सेलर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वॉइडेबल, सेलर अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, फोकस। मैंने रांका ज्वेलर, फॉर एग्जांपल मैंने रांका ज्वेलर्स के बेटे को किडनैप किया। रांका ज्वेलर्स के बेटे को मैंने क्या किया? किडनैप। और मैंने रांका ज्वेलर्स के बेटे को किडनैप करके उसको बोला कि तेरे यहाँ की सबसे महंगी ज्वेलरी मेरे को 10 रुपए में बेच दे, अगर तूने नहीं बेची तो तेरा लड़का तो उसने मेरे को 10 रुपए में ज्वेलरी बेच दिया। अब ये ज्वेलरी मैंने इमीडिएटली, रांका ज्वेलर बाद में क्लेम ना करे इसलिए बच्चे को किडनैप ही रखा, और 10 रुपए में जो मैंने ज्वेलरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में खरीदा वो मैंने किसी और को आगे बेच दिया। अब जब मैं थर्ड पर्सन को ये ज्वेलरी बेच दूंगा और थर्ड पर्सन ने ज्वेलरी मुझसे गुड फेथ में खरीदा 4-5 करोड़ में, उसको लगा मैं ही ओनर हूं और मेरे पास रांका ज्वेलर का सर्टिफिकेशन वगैरह सब था क्योंकि बच्चा मेरे पास था, बोलो हाँ है ना। तो मैंने सामने वाले ओनर को भी पूरा सर्टिफिकेशन दिया तो उसको लगा मैं सच में सेलर हूं, तो उसने गुड्स परचेस कर लिए। नाउ टेल मी वेदर आई एम ओनर ऑफ द गुड्स? नहीं, मैं रांका ज्वेलर के साथ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हूं जो रांका ज्वेलर कभी भी तोड़ सकता है, पर उसके बच्चे के वजह से गुड्स मेरे पास है। अब मैंने ये गुड्स किसी और को बेचे तो थर्ड पार्टी का कोई गलती है क्या? थर्ड पार्टी पूरे के पूरे गुड्स रख सकता है, बट रांका ज्वेलर कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम मी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये चीज को याद रखना, इट इज अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय अ पर्सन हु इज अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रांका ज्वेलर मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, फिर भी मैंने ये गुड्स जो है वो बेच दिए, तो ऐसे केसेस में इट इज अ वैलिड सेल टू थर्ड पार्टी, हाउएवर रांका ज्वेलर कैन सू मी। समझ में आया पक्का? ये थोड़ा सा ट्रिक है, इसको वापस से जरा देखिएगा, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट वन, रीसेल ऑफ ऑलरेडी सोल्ड गुड्स। इसका तो मैंने घोड़े वाला एग्जांपल दिया था, याद है? समझो पत्या के पास घोड़ा था, ठीक है। अब वो उस क्लास के बच्चों के एग्जांपल लिया अपन ने। अभी तुम चाहिए तो तुम्हारे नाम लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं। नाम बोलो बेटा। पीयूष, पिया। नाम बोलो बेटा। साहिल, साया। हाँ, नाम बोलो। अथया। अब पीयूष के पास घोड़ा था, ठीक है। पीयूष का ये घोड़ा आंगन में बागड़ रहा था, मतलब खेल रहा था। एक दिन साया आया, उसने देखा पीयूष के पास घोड़ा बहुत जबरदस्त है। साया बोले घोड़ा कितने में बेचेगा? पीयूष बोले 5 लाख। साया ने चेक दे दिया 5 लाख का, ये ले बोले। समझ में आ रहा है? पर पीयूष बोले कि ठीक है मैंने घोड़ा तो बेच दिया, पर टेंशन मत ले, तू 5 लाख देके चला जा, घोड़ा मैं धो वो के पॉलिश वॉलिश करके तेरे घर पे भेज दूंगा। घोड़े को चमकाना पड़ता है ना अच्छे से, मस्त। बोलो हाँ है ना। सो घर पॉलिश करके तेरे घर पे भेज दूंगा। अच्छा पीयूष ये बोला, साहिल बोला बहुत बढ़िया, भेज दे। फिर जब पीयूष घोड़े को पॉलिश कर रहा था, वहां अथया आया। अथया ने घोड़े को देखा, अथया खुश हो गया, बोले अरे वाह क्या घोड़ा है, जबरदस्त चमक रहा है, बोले मेरे को चाहिए। वो पीयूष को बोलता है कितने में दिया? अब पीयूष को लगा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि भैया घोड़े के ऊपर प्राइस मिल गया, अगर अच्छा तो बेच दूंगा, 5 लाख तो सिक्योर्ड है, ज्यादा मिले तो अच्छा। बोले 10 लाख का। अथया बोले चलेगा। अथया 10 लाख का चेक फाड़ता है, पीयूष को देता है। नाउ सेम घोड़ा जो पीयूष ने बेचा है ऑलरेडी साहिल को, वो सेम घोड़ा वो अथया को बेच रहा है। रीसेल ऑफ ऑलरेडी सोल्ड गुड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है किसके पास टाइटल जाता है? द टाइटल गोज टू अथया। अथया के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है अगर अथया गुड फेथ में है तो। अथया को अगर नहीं पता है कि ऑलरेडी सोल्ड घोड़ा है तो अथया घोड़ा लेके जाएगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में साया कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम किससे? बोले एक बार से पीयूष। इज इट वेरी क्लियर? रीसेल ऑफ ऑलरेडी सोल्ड गुड्स। समझ में आया पक्का? जोर से बोलो सुनो। और सबसे आखिरी दो, द पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स बिफोर इट सेल कैन सेल सच गुड्स। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के पहले आपके पास गुड्स आ गए,
ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो गुड्स आप बेच सकते हो किसी और को, जैसे कई बार एडवांस में डिलीवरी ऑफ गुड्स आ जाता है। अरे बोलो ऐसा नो। नेक्स्ट वन, इफ अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज द ओनर ऑफ द गुड्स एंड सेल्स देम विदाउट ऑब्जेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ओनर, देन ही इज अ वैलिड सेलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कल विजय सर के पास थी, BMW थी फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे को समझो मतलब विजय सर ने वो कार किसी और को बेच दी। ठीक है, और दर्शन मेरे को बोल दिए, दर्शन सर टेंशन मतलब सेकंड हैंड में बहुत अच्छा प्राइस लेके दूंगा तुमको। मैं बाहर बेचने गया मार्केट में तो 20-25 लाख में जा रही है, विजय सर बोले मैं 30 लाख ला लूंगा। मैं बोला बेच दो। उन्होंने कार बेच दी मेरी वाली और मैंने एग्री कर लिया। अरे वाह क्या बात है। तो ही इज अ नॉन ओनर सेलिंग माई गुड्स, स्टिल वैलिड। दिस इज कॉल्ड रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इज इट वेरी क्लियर? चाहिए तो कृपया इसके फोटो खींच लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। फोटो लीजिए। लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है क्या जरूर बोलिएगा। खींच लिया फोटो इसका? बोलिए। सिलेंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट के आंसर राइटिंग पॉइंट दिए थे ना, वही कॉन्ट्रैक्ट दिया था मैंने, लिखवाया है क्या? देखो लिख लो, चाहिए तो लिखो फटाफट। सिलेंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिखना, व्हेन अ पर्सन गेट्स पोजीशन ऑफ द गुड्स, व्हेन अ पर्सन गेट्स पोजीशन ऑफ द गुड्स under voidable contract, when a person gets possession of the goods under voidable contract, when a person gets possession of the goods under voidable contract, then if he sells such a goods, then if he sells such a goods to any third party, then if he sells such goods to any third party, then it will be a valid sell. It will be a valid sell to protect the third party. It will be a valid sell to protect the third party. And an aggrieved party can claim damages from other party, can claim damages from the other party. लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट लिखेगा रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। पॉइंट नंबर 1, मुझे बताओ तुमने 100 बोरे ऑर्डर किए, 100 सैक्स ऑर्डर किए राइस के, उसमें से 40 डिलीवर हुए, तो क्या हम ये मानेंगे 100 डिलीवर हुए, पूरी 100 की लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी या 40 की? सिर्फ 40 की। तो लिखना द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, the part delivery of the goods, the part delivery of goods is not considered the part delivery of goods is not considered as a delivery of the whole. The part delivery of goods is not considered as a delivery of the whole. Full stop. Point number 2, the seller is not obliged. The seller is not obliged. Seller is not obliged to deliver the goods. To deliver the goods, unless buyer apply for the same. Unless buyer apply for the same. Unless buyer apply for the same. फुल स्टॉप। अब इसके बाद में वही अपना कॉमन क्वेश्चन याद है,
वे ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, डे ऑफ डिलीवरी, याद आया? कैसा रहेगा ये बताओ? एज पर एग्रीमेंट, एज पर कस्टम, बिजनेस प्लेस, बिजनेस आवर, बिजनेस डे, बिजनेस टाइम। और बिजनेस प्लेस नहीं होगा तो घर पे। इज इट वेरी क्लियर? तो लिखना द टाइम, प्लेस, डे एंड वे ऑफ डिलीवरी, द टाइम, प्लेस, डे, the time, place, day and way of delivery, way of delivery will be decided as per point number A, as per agreement, मतलब फर्स्ट लिखना, ए नहीं, फर्स्ट as per agreement, second priority as per custom, third priority क्या है? at business time, business place, business day, third priority at business time, business place, business day। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मेन पॉइंट, द एक्सपेंस ऑफ द डिलीवरी शॉल बी बॉर्न बाय, द एक्सपेंस, डिलीवरी के एक्सपेंसेस नॉर्मली कौन बियर करता है? सेलर। द एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी शॉल बी बॉर्न बाय सेलर, अनलेस एग्रीड अदरवाइज, Next point, in case of delivery of wrong quantity, buyer have an option to accept or reject the goods. Full stop. In case of delivery by installment, next point, in case of delivery by installment, buyer and seller can decide the liability. Next point, in case of deterioration of goods, अगर डिटोरियोरेशन होता है तो लॉस कौन बियर करता है? सेलर या बायर? नॉर्मल डिटोरियोरेशन होगा तो कौन बियर करेगा? बायर। जैसे पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करते हुए उड़ता है ना, तुम्हें भेजा था भैया 1000 लीटर, उसमें से 2 लीटर उड़ गया तो कौन बियर करेगा? बायर, नॉर्मल लॉस करके। इज इट? बोलो हाँ है ना। सो इन केस ऑफ डिटोरियोरेशन ऑफ गुड्स, loss will be borne by buyer, full stop। लिख लिया गाइस सबने? यहां पे खत्म होता है रूल्स ऑफ डिलीवरी। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट आता है अनपेड सेलर। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फटाफट ध्यान दीजिएगा, इजी है, पूरा चार्ट ही बना के रखा है। डिवाइडेड 2 पार्ट्स, राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट गुड्स में कितने हैं? 3, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल द गुड्स। राइट ऑफ लीन मतलब गुड्स को अपने साथ ही रखना, भले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए पर गुड्स को अपने पोजीशन में ही रखना। ठीक है, दिस कैन बी एक्सरसाइज इन द केस ऑफ गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश एंड नो पेमेंट रिसीव्ड, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड क्रेडिट पीरियड इज एक्सपायर्ड। तो आप गुड्स का पोजीशन रख लो। इज इट वेरी क्लियर? कुछ लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी के केस में राइट ऑफ लीन लगता है, पर इंसॉल्वेंसी के केस में राइट ऑफ लीन नहीं लगता, नॉन पेमेंट के केस में लगता है। अब इंसॉल्वेंसी होगा तो ऑटोमेटिक पेमेंट तो आएगा ही नहीं। ठीक है, पर दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये सिर्फ इंसॉल्वेंसी में लगता है। व्हेन स्टॉप्ड इन अ ट्रांजिट, आपने रेलवे से गुड्स भेजे थे, सामने वाले बायर का चेक बाउंस हो गया, बिल बाउंस हो गया, तो आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो। इसके कुछ कंडीशन है। कैन बी एक्सरसाइज, सेलर इज अनपेड,
पार्टेड विद गुड्स मतलब गुड्स ट्रांजिट में है, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, इसमें बायर इंसॉल्वेंट होना बहुत मजबूरी है, नजदीक मतलब कंपलसरी है, याद रखिएगा। एंड गुड्स आर इन ट्रांजिट, यूज द राइट एज पर लॉ, तो आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट करवा सकते हो। राइट टू रीसेल, जो गुड्स है वो आप आपके पोजीशन में तो किसी और को भेज दो, अभी अभी हमने घोड़े का एग्जांपल देखा था। फिर बायर के अगेंस्ट आपके 3 राइट्स है। पहला, सूट फॉर प्राइस एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आप बायर के ऊपर केस कर दो कि भैया पैसे दे या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी एग्री किया है वो। दूसरा, सूट फॉर डैमेजेस, डैमेजेस में आप कितने डैमेजेस मांग सकते हो, नॉमिनल, स्पेशल, लिक्विडेटेड, विंडिकेट, इंटरेस्ट एंड डिटोरियोरेशन, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, बोलो हाँ या ना, टाइप्स ऑफ डैमेजेस। और सबसे आखिरी, रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो, एंटीसिपेटरी ब्रीच कर सकते हो, डैमेजेस भी ले सकते हो एंड कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन भी कर सकते हो। ये है आपका अनपेड सेलर के राइट्स। चाहिए तो फोटो खींच लीजिए, राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट बायर, काम में ही आएगा। ये बना के दिया था ना मैंने चार्ट। चलो, एवरीबॉडी डन? इस साइड भी चलो गाइस, डन? बोलो हाँ है ना। सो यहां पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अनपेड सेलर के सारे राइट्स। उसके बाद में अगली वाली चीज जो आती है दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो तो ऑलरेडी मैंने लिखा है, सूट फॉर परफॉर्मेंस डैमेजेस, ठीक है। फिर आता है ऑक्शन सेल विच इज द लास्ट वन। ऑक्शन सेल पता है सबको, बोलो हाँ है ना। सबसे पहले ऑक्शन सेल के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, बोलो हाँ है ना। इधर ही पॉइंट्स लिखे हैं, देख लो एक बार, ठीक है। सेल तब होता है जब ऑक्शनियर फॉल ऑफ हैमर करता है, बोलो हाँ है ना। बिड करने का राइट एक्सप्लिसिट रिजर्व होता है, सेलर डिसाइड कर सकता है कि भैया कौन कौन बिड कर पाएगा या कौन कौन नहीं कर पाएगा। एक बार बिड होने के बाद में सेलर ने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर बेच दिया तो बिड के साथ ही सब्जेक्ट मैटर सेल आउट हो सकता है। मिनिमम प्राइस सेल का सेलर डिसाइड कर सकता है। सबसे आखिरी, सेल में भी नोटिफाइड सब्जेक्ट टू द रिजर्व अपसाइड प्राइस, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस ये दोनों के दोनों सेलर बोल सकता है कि कौन से होने चाहिए। हालांकि उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट ही आएगा, 2-4 मार्क का, आया तो भी 2 मार्क का ही आएगा, 4 मार्क का भी मुश्किल है, ठीक है। कितने मार्क का? केस स्टडी आया होगा, अगर केस स्टडी होगा तो 6-7 मार्क के लिए आएगा कंफर्म, लेकिन शॉर्ट नोट आ रहा है तो 2-4 मार्क के लिए आएगा। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? यहां पे आपका एक और टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज कौन सा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। ओके, समझ में आया? कोई क्वेरी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में किसी को? चलो यहां तक बोलो। इंक्लूजन ऑफ मॉड्यूल के अंदर होगा, होल्ड गुड, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ाया था मैंने, होल्ड। अगर आपके गुड्स के अंदर के टैक्सेस बढ़े या कम हुए हैं तो ऐसे सिचुएशन में उनको आपके गुड्स के अंदर डालना जरूरी है, काउंट करना जरूरी है, बोलो हाँ है ना। ये पढ़ाया होगा मैंने, इट्स हियर। मैंने उसका राइटअप कहीं से तो भी निकाल के दिया था, मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा। नहीं, मेरे को याद है मैंने किधर से तो भी लाया था वो। अनपेड सेलर में पढ़ाया था, श्योर। पेज नंबर 3.85 है क्या? लास्ट यूनिट में होगा। ऑक्शन सेल, हाँ ये वाला, इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज टैक्सेस। हाँ, अब बेसिकली गुड्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि अगर गुड्स के अंदर कोई टैक्सेस वगैरह लगाए हैं तो ऐसे सिचुएशन में उसका इंक्लूजन करना चाहिए, ठीक है। वेयर टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड, इंक्रीज, डिक्रीज, रेमिटेड फॉर एनी गुड्स विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टू द पार्टीज would become entitled to read just price accordingly. Following taxes are applied on the purchase or sale of goods, that is duty, custom, excise, etc. Taxes on sale or purchase of goods, जैसे GST वगैरह, फिर customs duty, excise duty, ये चीजें लगती है नीचे। Buyer would have to pay increased price where the tax increases and may derive the benefit of reduction of tax. For example, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, मैंने आपको
बेचा गोल्ड नेकलेस, अभी गोल्ड नेकलेस के ऊपर 3% जीएसटी लगता है, कितना परसेंट? 3। पर मैंने जब आपको बेचा और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ पेमेंट वगैरह करके, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जीएसटी 3% से बढ़ के 5% हो गया। 3% से बढ़ के कितना हो गया? 5। देन द बायर इज लाइबल टू पे द 5% जीएसटी। लेकिन अगर ये कम हुआ तो इसका बेनिफिट भी बायर को मिलेगा, टैक्सेस उतना कम पे करना पड़ेगा। बस उतना ही बोला है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? और मैंने लिखवा के भी दिया। इज इट वेरी क्लियर? सो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है कौन सा एक्ट बोले एक बार? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। किसी को कोई दिक्कत? फाइन, आज हम यही स्टॉप करते हैं। गला आज चला, थैंक यू सो मच। ठीक है, कल वापस एक ऑफ लेंगे, आप प्रोबेबली कल तक मैं ठीक हो जाऊंगा। कल छुट्टी है, कल संडे रहेगा, इसलिए एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा परसों हम उठाएंगे कंपनीज एक्ट। हार्डली हमको 2 दिन लगेंगे, 2 या 3 दिन, जिसमें रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आज की तारीख क्या है? एक एक दिन में एक एक टॉपिक भी अगर अपना हो गया तो भी आपका काम हो जाएगा। सो 25 परसों, 26, 27, 28 रिवीजन होगा। 29, 30 अपन राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह ले लेंगे। जब तक राइटिंग प्रैक्टिस आपकी इच्छा होगी अपन वी विल ट्राई टू हैव इट। ठीक है, मतलब आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। एनीवेज आई गेस प्रोबेबली 30 तारीख तक मनीष सर भी पढ़ाने ही वाले हैं। ठीक है, मतलब हमने जब डिस्कस किया तो यही आया कि बच्चों को उनके भरोसे पे छोड़ने में थोड़ा सा रिस्क है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो सब कुछ करके दे दे। ठीक है, सो तुम घर पे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? मतलब घर पे लाइब्रेरी, मतलब नालायक। अभी ये पूछो तो ये अच्छा हो, ये नहीं बोला सर हॉस्टल के रूम पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उधर नहीं होती ना। थैंक यू, चलो थैंक यू सो मच। आज के लिए काफी करते हैं। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। बेटा इको लेक्चर मैं पूछ लेता हूँ, पर अभी सर क्लास में होंगे। क्लास 5-10 मिनट में छूटेगा, फिर मैं सर को बोलता हूँ मैसेज डाल दे करके। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए यहीं पे। ठीक है, कल का लेक्चर अगर नहीं देखा है किसी ने तो वो देखते रहिए, कंप्लीट कर लीजिए उसको।